हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा था। तो शिक्षा के महत्व में हमने देखा था कि शिक्षा में सभी क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। शिक्षा के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र की समस्याओं को हल कर सकते हैं, चाहे वे पारिवारिक समस्याएं हों, चाहे वे सामाजिक समस्याएं हों और चाहे राष्ट्रीय समस्याएं हों। सभी का हल हम शिक्षा के द्वारा ढूंढ सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा हम समाज में सम्मान पाते हैं। इसी के द्वारा हम समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। हमारे समाज में जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनका एक अलग ही मान सम्मान होता है। लोग उन्हें सम्मान देते हैं। इसीलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये था हमारा कल का टॉपिक। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है शिक्षा के रूप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा के 3 रूप होते हैं: औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। वैसे शिक्षा के 2 ही रूप, कहीं कहीं पर 2 ही रूप बताए गए हैं, एक अनौपचारिक शिक्षा और एक औपचारिक शिक्षा। लेकिन वास्तव में शिक्षा के 3 रूप होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो इन तीनों रूपों में पहला रूप है औपचारिक शिक्षा। तो हम बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा की। तो औपचारिक शिक्षा को शाब्दिक शिक्षा भी कहा जाता है और इसे नियमित शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए पहले एक योजना तैयार की जाती है और उसी योजना के आधार पर इसका क्रियान्वयन होता है। यह शिक्षा विद्यालयों में प्रदान की जाती है। इस शिक्षा में निश्चित विधियों का प्रयोग किया जाता है और इसका एक निश्चित समय होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा के 3 स्तर हैं। तो वो 3 स्तर कौन कौन से थे? पहला था प्राथमिक स्तर, दूसरा था माध्यमिक स्तर और तीसरा था उच्च माध्यमिक स्तर। औपचारिक शिक्षा के लिए भी विशेष संस्थाएं होती हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल होते हैं, माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक स्कूल होते हैं और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय विद्यालय तथा विश्वविद्यालय होते हैं। इनमें विभिन्न कक्षाएं होती हैं और हर कक्षा का निश्चित पाठ्यक्रम होता है। हर कक्षा के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं और अध्यापक उपयुक्त विधियों से उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा सत्र के अंत में परीक्षा होती है। जिसने जितना ज्ञान अर्जित किया है उसी के आधार पर उसको सफलता और असफलता प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। इनको औपचारिक शिक्षा के साधन भी कह सकते हैं। तो वो साधन कौन कौन से हैं जिनसे औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है? तो उनमें से कुछ साधन हैं, जैसे विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। चर्च में औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। पुस्तकालय में भी औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। चित्र भवन में भी औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है और पुस्तकें तो इसका मुख्य साधन हैं ही। तो औपचारिक शिक्षा इन उपरोक्त माध्यमों से प्रदान की जाती है। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा के माध्यमों या साधनों से तात्पर्य है वे संस्थाएं जिनके द्वारा पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के संकुचित तथा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो औपचारिक शिक्षा की कुछ कमियां भी हैं। तो जॉन ड्यूवी ने औपचारिक शिक्षा के दोषों को प्रकट करते हुए कुछ पंक्तियां कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि औपचारिक शिक्षा बड़ी सरलता से तुच्छ, निर्जीव, अस्पष्ट तथा किताबी बन जाती है। इसमें इस बात का सदैव डर रहता है कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभवों से कोई संबंध न रखकर केवल स्कूलों की विषय सामग्री न बन जाए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जॉन ड्यूवी ने औपचारिक शिक्षा के दोषों को प्रकट करते हुए कहा है कि औपचारिक शिक्षा बड़ी सरलता से तुच्छ, निर्जीव, अस्पष्ट तथा किताबी बन जाती है। इसमें इस बात का सदैव डर रहता है कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभवों से कोई संबंध न रखकर केवल स्कूलों की विषय सामग्री न बन जाए। इसका मतलब है कि औपचारिक शिक्षा से कहीं व्यवहारिकता नष्ट ना हो जाए। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है।
जो भी दोष औपचारिक शिक्षा में पाए जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा का निर्माण किया। तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा होती है। यह शिक्षा बिना किसी विधि और बिना किसी नियम के प्रदान की जाती है। बालक जन्म से ही इस शिक्षा को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त करता है। बच्चा जन्म से ही जो शिक्षा प्राप्त करता है कहीं भी प्राप्त करता है, किसी भी समय प्राप्त करता है, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित स्थान नहीं होता। तो वो शिक्षा कौन सी होती है आपकी? वो शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा। कैसे प्राप्त करता है? जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद माँ की गोद का अनुभव करता है, लोगों से बातचीत करने का अनुभव करता है और बड़ा होने पर खेल के मैदान में जाकर अनुभव प्राप्त करता है। और इन्हीं अनुभवों के संग्रह को शिक्षा कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा बालक किसी भी समय, किसी भी स्थान, कहीं से भी, किसी से भी प्राप्त कर सकता है। और प्रत्येक बालक में कुछ क्षमताएं जन्म से ही होती हैं। यही क्षमताएं उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती हैं। वर्तमान में बहुत सी ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जहां पर बालकों को क्रिया करने का स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है, जैसे प्लेइंग स्कूल। तो प्लेइंग स्कूलों में बालकों को क्रिया करने का स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है और उन पर संस्थाओं द्वारा उनके व्यवहारों का मूल्यांकन और परिमार्जन किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के नियम लचीले होते हैं। इनमें पाठ्यक्रम, संगठन और व्यवस्था का अभाव रहता है। न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, न ही इनका संगठन निश्चित होता है और न ही इनमें कोई व्यवस्था रखी जाती है। मीन्स कोई ऐसी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उसे बालक के व्यवहार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। तो अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा की सीमाओं और कमियों की पूर्ति करती है। अनौपचारिक शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वावलंबन की भावना को विकसित करना, समूह में कार्य करने की क्षमता को विकसित करना, भविष्य में जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु तैयार करना और सभी को साक्षर बनाना। इस तरह ये हमारी थी अनौपचारिक शिक्षा। तो आई होप कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं निरौपचारिक शिक्षा, जो कि शिक्षा का तीसरा स्वरूप है। तो निरौपचारिक शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है। क्या है? निरौपचारिक शिक्षा जो है वो अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है। इसमें ना तो औपचारिक शिक्षा की तरह सीमाएं होती हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह खुलापन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूरस्थ शिक्षा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि दूरस्थ शिक्षा जो है उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, बाहरी अध्ययन, गृह अध्ययन आदि। तो दूरस्थ शिक्षा वह बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा हम दूर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में इसे दूरस्थ शिक्षा या मुक्त शिक्षा के नाम से अधिक जाना जाता है। तो दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी कक्षा में आधुनिक संचार माध्यमों से स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। यहाँ विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। वो अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। दूरस्थ शिक्षा के सफल संचालन एवं व्यवस्था के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। वो निम्न साधन कौन से हैं? तो पहला है इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो वीडियो मटेरियल, और दूसरा है अध्ययन समूह जैसे कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी करते हैं।